अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखो बदायूं। कहो कैसे आना हुआ? जनाब, बुरी खबर है। दरबार से मेरे दोस्त ने खबर की है कि उलेमा ने बादशाह से आपकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी करवा लिया है। सुबह तक यहां सिपाही आ जाएंगे जनाब। मेरे दोस्त की सलाह है कि आप तब तक कहीं छुप जाइए जब तक आपके हक में लड़ने के लिए दरबार में आपके हमदर्द इकट्ठे नहीं हो जाए। बदायूं, माना कि दुश्मन ताकतवर है पर खुदा हर पल चौकस रहता है, और जब एक इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता है तो जालिमों का सामना करने में खौफ की क्या बात। और फिर उलेमा साबित क्या करेंगे? हमारे वालिद मोहतरम ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जो मजहब के खिलाफ हो। अबू फजल, तुम बात को नहीं समझते हो। शरीयत में किसी भी तब्दीली को गुनाह माना जाता है, और महदवी फिरके की तरफ शेख मुबारक का रुझान कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो क्या महदवी का वजूद मजहब के खिलाफ है, कुफ्र है? अरे इतनी तंग नजरी क्यों बदायूं नहीं? एक ही चीज को देखने के कई नजरिए भी तो हो सकते हैं, और इस्लाम में भी मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते बताए गए हैं। माफ करना मेरे भाई, तुम रट्टू तोते की तरह बात करते हो। उल जलूल फलसफे में उलझे रहने वाले तुम इस्लाम के बारे में क्या समझते हो? कीजिए बदायूं नहीं, मैं भाई की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप खुद क्या है? उलेमा के हाथ की एक कठपुतली। बाबा, आपने आस्तीन में एक सांप पाला है। सांप। बहुत हुआ, चुप करो। तुम सब लोग मेरे शागिर्द हो या एक दूसरे पर झपटने वाले वहशी जानवर? मगर भाभी, जुबान काबू में रखो। और फैजी तुम नहीं। बदायूं नहीं, मेरी बात समझो। कोई भी मजहब या कोई ईमान अपने आप में पूरा नहीं होता, और यह भी कहना गलत होगा कि उसमें कोई काम की बात नहीं। अगर मैं किसी नए ख्याल की तारीफ करता हूं तो मुझको गलत नहीं समझना चाहिए। बादशाह मुझको समझते हैं, इसीलिए किसी उलमा के सामने पेश होने में न मुझे कोई डर है न शर्म। मोहतरम, मैंने फर्ज मानकर आपको आगाह किया है। ठीक है, बाकी आपके हाथ में। सुबह तड़के सिपाही आए, मगर हम पहले ही घर छोड़ चुके थे। हम न मिले तो गुस्से में आके उन्होंने हमारे मकान का अगला हिस्सा ही तोड़ दिया, और वो चौकी भी तोड़ डाली जिस पे बैठकर मैं शागिर्दों के सामने तकरीर किया करता था। हमारा भाग निकलना शायद ठीक ही था, मगर जवान बादशाह अकबर पे यकीन करने की मेरी ठोस वजह है। जिस दिन बादशाह अकबर 20 बरस के हुए, उन्हें एक रूहानी तजुर्बा हासिल हुआ। यकायक उन्हें लगा अपने अंदर रूह में एक खालीपन का एहसास हुआ, और ये मायूसी कई दिन तक रही। और जब मैंने ये सुना तभी मुझे अंदाजा हो गया कि बादशाह के दिमाग में ईमान को लेकर के एक जद्दोजहद चल रही है, वही कमोबेश जो मुझे बरसों से सता रही है। यही वो ठोस वजह है जिसके बिना पे बादशाह अकबर से ज़हनी तौर पर वो मुझे समझ सकेंगे। सूफी संतों के बीच भी बादशाह अकबर ने अपनी दिमागी उलझनों के जवाब को ढूंढने की कोशिश की। वो हर बरस अजमेर शरीफ जाते और वहां हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मत्था टेकते, और हां, वो सलीम चिश्ती के मुरीद भी बने, जो आगरे के करीब सीकरी गांव में एक चट्टान की छाया में रहते थे। हजरत ने बादशाह अकबर की मुराद पूरी की और उन्हें दुआ दी कि उन्हें 3 बेटे होंगे, और बरस भर के अंदर ही जोधाबाई ने शहजादे सलीम को जन्म दिया। बादशाह अकबर की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसी वक्त हुक्म जारी किया
कि दारुल सल्तनत सिकरी के करीब बनवाई जाए, मगर पूरी तौर पर सुकून उन्हें हजरत सलीम चिश्ती से भी न मिल सका। कुछ ही दिनों बाद मेरे बड़े बेटे फैजी ने मुझे पैगाम भिजवाया कि हालात अब आपके हक में हैं, अब आप आगरे वापस चले आए। उसी दरमियान बादशाह अकबर ने गुजरात फतह की और इस खुशी में एक शाही जश्न का ऐलान किया। तभी मुझे लगा कि बादशाह के रूबरू होकर अपने ख्यालात का इजहार करने का ये एक सुनहरा मौका है, और मैं बादशाह उस अजीम हस्ती के न्याज हासिल करने चल पड़ा। गुजरात पर फतेह को यादगार बनाने के लिए हमने फैसला किया है कि अपनी नई दारुल सल्तनत का नाम फतेहाबाद रखेंगे। बधाई 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 बधाई। जहां पना, आज जबकि सारी दुनिया आपको मुबारकबाद दे रही है, मुझे आपके लिए एक इल्हामी पैगाम सुनाई दे रहा है। पैगाम जाहिर करें शेख मुबारक। हुजूर, कुछ इस तरह की गैबी आवाज सुनाई देती है। फानी दुनिया पे अकबर ने बखूबी फतह पाई, इसलिए यह है मेरा शागिर्द कादिर बदायवनी और यह है मेरा बेटा अबुल फजल। अगर ये भी आपके बड़े बेटे फैजी की तरह अच्छा बोलते हैं और इनके ख्यालात आपकी तरह उम्दा हैं, तो ये भी हमारी दरबार की रौनक बढ़ाएंगे। जहां अपना बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो जनाब, वो अमीर भरे दरबार उठ खड़ा हुआ और मुझसे ऊंची आवाज में उसने पूछा कि हम सब तो गोरे चिट्टी, पर आप काले क्यों? मैं समझ गया कि जनाब मुझसे जलते हैं और मुझे हुजूर की नजरों में गिराना चाहते हैं। मैंने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया कि मोहतरम, आपके सवाल का जवाब तो बेहद आसान है। जब खुदा ने रंग बिरंगी तितलियां बनाई, मछलियां बनाई, परिंदे बनाए, जानवर बनाए, तब भी उसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ बेशकीमती तोहफे थे। चुनांचे उसने आदमी बनाया और आदमी से उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उससे लेने के लिए खुद मेरे पास आना पड़ेगा। तो खुदा के दरबार में एक तरफ शक्ल बट रही थी, एक तरफ अक्ल बट रही थी और एक तरफ दौलत। तो भाई मैं तो सबसे पहले वहां पहुंचा जहां अक्ल बट रही थी। और अक्ल लेने के बाद जब मैं खूबसूरती लेने के लिए पहुंचा तो खूबसूरती खत्म हो चुकी। बिरबल की हाजिर जवाबी का लेकिन एक मिनट, लेकिन वो हमारे दोस्त जो दरबार में बैठे हैं और बेहद खूबसूरत हैं, जब अक्ल लेने के लिए पहुंचे तो अक्ल खत्म हो चुकी थी। हमारे दरबार में पीर बन जा सकते हैं, कोई नहीं। शुक्रिया हुजूर, आप हमें थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं? क्यों नहीं? हम चहलकदमी के लिए चले हुजूर? यहाँ चाय के लिए थोड़ी चहलकदमी भी हो जाए। चलिए। शुक्रिया। हुजूर, महफिल से आपको इस तरह उठा लाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल मैं चाहता था कि दरबारी बातों से हटकर कुछ बातें हो सकें। कोई गहरी बात लगती है राजा टोडरमल। सल्तनत के इंतजाम के लिए कहीं आप ज्यादा रकम की मांग तो नहीं करना चाहते? जी नहीं हुजूर।
हुजूर, कुछ महीने पहले प्रयाग के पास एक जागीर में कुछ गांव वालों ने मिलकर बगावत करने की कोशिश की। बागी गुस्से में थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जागीरदार उनका शोषण कर रहा है। गुस्से में आकर बागियों ने जागीरदार के कारिंदे की हत्या भी कर दी। गांव के मुखिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। बागी, मुखिया और जागीरदार को मैंने यहां बुलवाया है। हुजूर, एक बात मैं आपको बता दूं, वो दोनों ये नहीं जानते कि वो आपसे मिलने जा रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि आपके सामने बोलने से वो हिचके। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। राजा टोडरमल, माफ करें, मेहरबानी करके बताएं आप मुझसे चाहते क्या हैं? मैं कई दिनों से आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। इतना ही नहीं, इस तन्हा जगह में मुझे इस शख्स के साथ रहना पड़ रहा है जो कि एक मुजरिम है। श्रीमान जी, आप घोड़े से नीचे उतरिए और जरा तमीज से बातें कीजिए। इस समय आप जहांपना अकबर के सामने खड़े हैं। हाँ, कहो, तुमने जागीरदार के खिलाफ बगावत क्यों की? हुजूर, हम कहो, डरो मत। हुजूर, जो जागीर में हमार गांव है, उसकी कीमत हर साल 20,000 रुपया सालाना तय की गई रही और ये रकम हम बिना नागा किए जागीरदार साहब को देते रहे। पिछले साल जागीरदार बदले और ये नवा जागीरदार भाई, और इन्होंने अदायगी की रकम 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी। हम पंचन इनसे अर्ज करने कि सरकार ये रकम चुकावे खातिर हम पर जुर्म ना करो, पर ये ना माने। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चा हैं, हम इतना कहे लेकिन ये न माने। पिछले साल तो हम 30,000 रुपया कैसे जुगत करके इनके दे दिए, पर इस साल तो सरकार हमारी सगरी फसल बाढ़ में बह गई। सरकार, हम कहां से चुकाते हैं? पर इन्होंने जोर किया तो हमारे कुछ गुस्सेल मनई ने गुमाश्ता का कत्ल कर दिया। हुजूर हमें माफ करें सरकार। क्यों जी, आप एक बरस की अदायगी माफ क्यों नहीं कर देते? हुजूर, इसमें मुझे बहुत मुश्किल होगी। जब ये जागीर मुझे सौंपी गई थी तो इसकी कीमत 30,000 बताई गई थी, मगर बाद में पता चला ये जागीर 20,000 से ज्यादा की नहीं है। अब मुझे तो 30,000 के हिसाब से अपना हिस्सा जमा करना है। मैंने 300 घोड़े और कई आदमी भी रखे हैं। मगर जागीर की कीमत में इतना इजाफा कैसे हो गया? हुजूर, गलती जागीर की कीमत आंकने वाले हाकिमों की है। जब किसी अमीर को कोई जागीर पसंद नहीं आती तो हाकिम उसकी कीमत बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं। लालच में आकर अमीर वो जागीर ले लेते हैं और किसानों से बढ़ी हुई रकम मांगते हैं। बस यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। टोडरमल जी, हम सोच रहे थे कि आपके रहते हर चीज कायदे से चल रही है। अब आप बताइए कि हम क्या करें? हुजूर, हमें किसानों से सीधे मालगुजारी वसूल करनी चाहिए, अमीरों की मार्फत नहीं। तो मालगुजारी इकट्ठा कौन करेगा? हुजूर, हमें चाहिए कि हम हाकिम मालगुजारी का नया ओहदा तैयार करें, चुने हुए लोगों को तालीम दें और पूरे मुल्क में मालगुजारी इकट्ठा करने का एक आम तरीका बनाएं। नए हाकिमों को एक ही कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा और उन्हें एक ही खिताब दिया जाएगा।
हाकिमों के लिए पुरानी चली आ रही भाषा का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि गुजरात के किसी हाकिम का तबादला अगर पंजाब कर दिया जाए तो भी पूरी मुस्तैदी के साथ वो अपनी नई जगह पर काम कर सकेगा। इससे तो जागीरों की अहमियत कम हो जाएगी, मगर अमीर और जागीरदार इसको कैसे लेंगे? फिर इस मुद्दे पर बहस के कई दौर चले। आखिरकार सल्तनत को 12 सूबों में बांटा गया। हर सूबे में एक सूबेदार रखा। जमीन की नापजोक के लिए हमने एक ही कानून बनाया। इससे फायदा यह हुआ कि किसानों को कारिंदों की मेहरबानी पर जीना नहीं पड़ा। इस तरह खेती की तरक्की के लिए हमने किसानों को बढ़ावा दिया। इससे राजस्व में वृद्धि हुई और हुकूमत की ताकत बढ़ी। यह जरूर है कि यह सब करने में बरसों लगे, मगर इससे सल्तनत को एकजुट रखने में काफी मदद मिली। हम गुजरात के रास्ते से अपनी फौजें कब हटा रहे हैं? हम चाहते हैं कि वहां जल्द से जल्द हालात सुधर जाएं। हुजूर, हम अपनी फौजों को वापस नहीं बुला सकते। क्या? उठे मेवाड़ी सेना को खतरा है। मौका पाते ही राणा प्रताप हम पर टूट पड़ेगा। राणा प्रताप सिंह, राणा और उसके चंद सिपाही जब चाहें हमारी सल्तनत की फौज पर हमला कर सकते हैं। ये शर्म की बात नहीं है। राणा अभी तक हमारे दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुआ? हुजूर, वो अपना बेटे ने भेजने को तैयार है। हमें उसके बेटे की जरूरत नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि वो खुद हमारे सामने हाजिर हो। राजा मान सिंह, हुक्म। आप हमारे दूत बनकर उसके पास क्यों नहीं जाते? आप नहीं जिमेंगे? मानसिंह, मैं थारा आदर सत्कार किया, यही बहुत है। अब थारे संग भोजन करके जात को नहीं बिगाड़ूंगा। ऐसा क्यों सोचे हो राणा प्रताप? तुम्हें को नहीं मालूम? तो राजपूत स्त्रियों ने उन मलेच्छों को ब्याहे है, दास बन के उनकी चाकरी करे है, फिर भी तुझे को नहीं मालूम? राणा जी, मैं यहां बादशाह दूतरी हैसियत से इठे आया हूं। निजी झगड़े वास्ते मारे पास समय को नहीं। मानसिंह, जब तारो बादशाह मने संदेश देना चाहे है तो उन्हें खुद आना चाहिए। आपने मालूम है आप क्या कह रहे हो? उन्हें भेजे भी तो एक छोटा आदमी ने दूध बना के, जिन्होंने पूरा खानदान मारो चाकर रहे हो है। राणा, साफ कहूं, मैं यहां अपनी और बादशाह हुजूर की बेइज्जती सहन करने को नहीं आया। घमंडरा बादल से बाहर और बादशाह हुक्म का पालन करके फौरन उसके सामने हाजिरी बजाओ। जब आपने ऐसा नहीं किया तो इसे बगावत समझी जाएगी और सल्तनती फौज हमला करके मेवाड़ पर कब्जा कर लेगी। मानसिंह, उनसे कह दे मेवाड़ कभी अकबर के सामने सिर नहीं झुकावेगा। हमारा सब रिश्तेदार उनका नौकर बन गया है, पर मैं ऐसा को नहीं कर सकता। आपने पूर्वज की महान परंपरा सु मैं विश्वासघात को नहीं कर सकता। राणा जी, आप सोचिए हो कि हम बादशाह की सेवा क्यों कर रहा है? कारण के थे सब देशद्रोही हो, कायर हो, कायर नहीं, बल्कि इस वास्ते कि हम सल्तनत की ताकत को समझें
और हम ये भी जाने हैं कि सल्तनत का हिस्सा बन के रहोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा ताकत होगी, स्वतंत्रता होगी। थे सब दास हो दास, और दास कद भी स्वतंत्र नहीं हो सके। अमान सिंह कद भी स्वतंत्र नहीं हो सके। राणा जी, आप बीते जमाने में जी रहे हो। आपका स्वतंत्रता का विचार आज के समय से मेल को नहीं खावे। स्वतंत्रता स्वतंत्रता के स्वतंत्रता की बात करे हो? आपकी जमीन सारी बंजर, व्यापार रे वास्ते आपके पास कुछ नहीं। आप और आपका पूर्वज हमेशा लूटपाट पर जिंदा रहा है, और जब सल्तनत आपके दरवाजे पर दस्तक देवे है तो लूटपाट भी आप वास्ते मुश्किल हो गया। हमारी बात मान लो और सल्तनत से मिल जाओ। आपको हर चीज में हिस्से मिलोगे, अनाज, व्यापार, राजस्व, शान शौकत, हर चीज में। हर चीज, पर सम्मान को नहीं। और सम्मान बिना ये सब धुरी बराबर हो गया मान सिंह, धुरी बराबर। आप रो सम्मान कोई नहीं छीन रहे हो राणा जी। आप ही बताओ, हमारे परिवार के सम्मान में क्या कमी हुई है? थारे खानदान ने जिन सम्मान ने स्वीकार किया है, उनसो हर राजपूत और सिर शर्म से झुक गयो है। ऐसा है तो सारे राजपूत हमारे जयपुर रे संगीत, काव्य, पूजा पाठ री परंपरा का अभी तक पालन क्यों कर रहे हैं? जब तुम्हारा अपमान सल्तनत द्वारा किया गया होता तो ऐसा क्यों है? राणा जी, सच्चाई ने समझवारे की कोशिश करो। अकबर बादशाह सम्मान रो असली मतलब समझे हैं। जब ऐसा ना हो तो हम उन्हें इतना महत्व भी ना देवें। कुछ भी कहो मान सिंह, मारे वास्ते तू एक कायर, बेशर्म और देशद्रोही है। मेवाड़ कभी उन रास्ता पर नहीं चल सके जो तू बता रहे हो है। तो ठीक है, आप रोवेड संदेशा मैं बादशाह ने पहुंचा दूंगा, पर चाहते चाहते एक सलाह दूं, आप युद्ध की तैयारी करके रखो। सब जल पात्र में तोड़ डालो, जल में उस नीच में पानी पियो। जट्ठे वो बैठो, थोड़ी जमीन में खोद डालो। मैं नहीं चाहूं कि मेवाड़ कोण जैसे देशद्रोही की छूत लगे। जब बादशाह ने पता लाग्यो कि राणा प्रताप ने हमारी बेइज्जती की है और हाजिर होने से इनकार कर दियो है, तो उन्होंने हुक्म दियो कि मैं सल्तनत की फौज लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई कर दूं। हमारे साथ बीकानेर और बूंदी का राजकुमार था। राणा प्रताप के संग भील, आदिवासी और दिल्ली पर अपनी हुकूमत का ख्वाब देखने वाला अफगानियों का खिचड़ी तल। राणा प्रताप ने साकरी हल्दी घाटी के मुहाने पर अपना जमाव कर रखा था, जिनसे वो हमारी फौज ने पीछे ढकेलने में कामयाब रहा। उस रोज माने लगे कि हम हार गए हैं, पर राणा जी ने भी एक भूल कर दी। लड़ाई रा जोश में आके उन्होंने अपनी जगह छोड़ समतल पर आ गए। फिर क्या, राजपूतों के हारने में देर कोनी लागी। राणा जी को मैदान छोड़कर भागना पड़े। फिर बरसों तक वो मारे रास्ते रा कांटा रहा, पर उन्होंने बादशाह रे सामने सर कोनी झुकायो। उनका दृढ़ निश्चय और साहस देखकर बादशाह ने उन्हें सताना बंद कर दिया और मेवाड़ री पहाड़ियों में भटकवारे वास्ते छोड़ दिया। कुछ बरसों बाद पता लग गयो कि राणा जी की मृत्यु हो गई। उस रोज ऐसा लग गयो कि मारे शरीर का कोई हिस्सा खो गयो है। दुख की बात यह है कि उस जैसा साहसी और गोड़वाना री रानी दुर्गावती जैसे स्वाभिमानी शासकों को भगोड़ा होके मरना पड़ो। पर बादशाह रा विरोध करके
एक तरह से उन्होंने अपना दुर्भाग्य स्वयं चुनया था। शेख मुबारक, आप यहां नहीं बैठ सकते। आपको यहां भी दरबार के कायदे से ही बैठना चाहिए। अब्दुल नबी सही फरमा रहे हैं। मुझे लगता है उलमा हजरात अगर मक्के शरीफ की तरफ रुख करके बैठे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये दरबार नहीं है बदायूनी। नहीं, इन्हें यहां नहीं बैठना चाहिए। देखो, यहां बैठना ठीक नहीं। इस जगह पर सैयदों का हक है। वो रसूल के खानदान से हैं। सबसे ऊंचा दर्जा है उनका। क्या बादशाह से भी ऊंचा? और अच्छी बातें मत करो फजल। अपने वालिद से कहो अपना गिरेबान झांक कर देखें। एक नाचने गाने वाले दरवेश से भी गए गुजरे हैं ये। सब्र करिए जनाब, बादशाह सलामत को तशरीफ लाने दीजिए, वो खुद फैसला करेंगे। ठीक है, तब तक इस बारादरी में कोई नहीं बैठेगा। अरे वाह, आप लोगों ने तो बहस मुबाहिसा शुरू भी कर दिया। हुजूर, हमारी बहस का मुद्दा यह है कि इस बारादरी में बैठने की तरतीब क्या हो। तशरीफ रखिए आप। रखिए। हुजूर, कार्रवाई शुरू करने से पहले एक अर्ज करनी है कि एक संगीन मुद्दा दरपेश है। बाद में, पहले हम आपको ये बता दें कि हमने आपको यहां क्यों बुलाया है। एक अरसे से ये सवाल हमें सता रहा है कि एक बादशाह की जिंदगी का मकसद क्या सिर्फ लड़ाइयां जीत कर ताकत हासिल करना ही है। हम एक अरसे से जिंदगी और मौत को समझने और खुदा जो इनका मालिक है उसको जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जब भी हम मजहबी दानिशमंदों से बात करते हैं तो भरम और भी बढ़ जाता है। एक फिरका कहता है कि ऐसा होता है, दूसरा कहता है कि ऐसा नहीं होता है। तब आप ही बताइए कि खुदा की राह में भटकने वाले इंसान को इससे कितनी तकलीफ होती होगी। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हर जुमारात को हम और तमाम मजहब के दानिशमंद यहां इकट्ठा होंगे और सच्चाई को समझने और उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वाह, पर मेरी एक अर्ज है आपसे कि जज्बात को अपने दिमाग और फैसलों पर हावी ना होने दें। वाह, तो फिर आज से इस खूबसूरत बारादरी को इबादत खाना कहेंगे। हुजूर, वो बैठने के इंतजाम के बारे में? दरबार में जो आपका ओहदा है वो यहां मायने नहीं रखता। यहां आप दरबारी नहीं हैं। लेकिन हुजूर, इसका फैसला हम पहले कर चुके हैं। मैं पूछता हूं, बैठने का सारा इंतजाम पहले से क्यों नहीं किया गया? कम से कम उलेमा के बैठने के लिए खास जगह मुकर्रर होनी चाहिए। लेकिन बादशाह सलामत है, इनसे कहे कौन? और उलेमा की यह तौहीन बादशाह की बुत परस्तों से दोस्ती का नतीजा है। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की मजलिस में बैठकर बहस करने से सच्चे ईमान का कुछ भी भला होगा। बाद में हुआ ये कि मजहब के हर पहलू को लेकर झगड़े की हद तक बहस होती रही, लेकिन एक आम राय फिर भी कायम नहीं हो पाई। अक्सर कई सवालों पर बादशाह को मुतमईन करने की जिम्मेदारी मुझे दे दी गई। बदायूं नहीं,
आपकी क्या राय है? उलेमा तो एक आम राय कायम नहीं कर पा रहे हैं। इस्लाम क्या मुता की इजाजत देता है? हुजूर, ये काजी साहब पर मुनहसर करता है। अगर काजी साहब उस फिरके से ताल्लुक रखते हैं जहां के मुता की इजाजत है तो इसे कानूनन सही मान लिया जाएगा, वरना मुता शरीयत के कायदे के खिलाफ है। वाह, खूब, क्या सीधा और साफ जवाब है। शाबाश बदायूनी। इसके बाद बादशाह के दिल में मेरे लिए जगह बन गई और फिर तो वो अक्सर मुझसे मशवरा करने लगे। नतीजा ये हुआ कि वो बेदीन अबुल फजल मुझसे जलने लगा। वो बुत परस्तों की तरफ बादशाह का जो गलत झुकाव था उसको बढ़ावा देने लगा। जैन, हिंदू, यहां तक कि जरथुश्त भी इबादत खाने की बहस में शामिल होने लगे। क्या इन काफिरों से हमें अपने दीन की हिफाजत नहीं करनी चाहिए थी? और फिर एक दिन सुनने में आया कि बादशाह जरथुश्तियों की तरह आतिश परस्त भी हो गए हैं। उलेमा पर हमले बढ़ने लगे। एक दिन बादशाह ने खुद आलिम अब्दुल नबी की मुखालिफत की। जब अब्दुल नबी ने एक ब्राह्मण को